ठीक है। हेडिंग दीजिए पोटेंशियल एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको लगे कि समझ में आ गया है, इसका मतलब आप नहीं समझे हैं। उसको ठीक कर दो, पढ़ दो, तो आगे तक खींच दो और खींच दो। हाँ, इसलिए तुमको बोला गया है। चलिए, जब आपको लगे कि ये समझ में आ गया है तो समझिए कि बस अब समझ में आना शुरू होगा। ठीक है। खतरनाक टॉपिक है, तुरंत समझ में नहीं आने वाला है। समझ गए? और थोड़ा आप लोग को पहले से हम इसके लिए आगाह कर रहे हैं कि समझिएगा। आज का वीडियो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लस माइनस में बहुत कंफ्यूज रहिएगा। यदि डायरेक्शन का ठीक नॉलेज नहीं है तो प्लस माइनस दिक्कत करेगा आपको। ठीक है, इसलिए ध्यान से समझिएगा इसको। पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी एसोसिएटेड विद, यदि हम लिखना चाहें शॉर्ट में तो एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। सिस्टम मतलब एक मास भी, एक बॉडी भी हो सकता है, एक पार्टिकल भी हो सकता है और एक से ज्यादा पार्टिकल भी हो सकते हैं उस सिस्टम में। ठीक है। तो स्टडी ऑफ, सॉरी, एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ड्यू टू इट्स कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन, कन्फिग्रेशन को क्या लिख सकते हैं? और शेप एंड साइज। कन्फिग्रेशन, शेप एंड साइज, और एक टर्म यूज होगा और स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब इसको ड्यू टू ना लिख करके ऐसे लिख सकते हैं, एसोसिएटेड विद। कन्फिग्रेशन मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़े हैं, तो यहां पर फिजिक्स में कन्फिग्रेशन का मतलब क्या हुआ? हमारा की पॉइंट है कन्फिग्रेशन, शेप एंड साइज। किसका? सिस्टम का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है सिस्टम का। तो सिस्टम का शेप एंड साइज या उसका जो बनावट है, जिसको हिंदी में, कन्फिग्रेशन को हिंदी में बनावट कहेंगे, शेप एंड साइज हो गया, या उसका स्ट्रक्चर जो है, फिजिकल स्ट्रक्चर। यदि उस फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस आता है तो हम कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी या तो स्टोर हो रहा है या तो रिलीज हो रहा है। ठीक है, इसका छोटा सा एग्जांपल देके बताते हैं आपको। मान लीजिए, सपोज करें कि हमारे पास, आप लोगों ने रामायण देखा है? हाँ, अभी वाला नहीं, कलयुग का रामायण नहीं। कलयुग के रामायण में भगवान राम को यहाँ टैटू होता है, वो वाला नहीं। भगवान राम रेगुलर बेसिस पे जिम जाते हैं, वो वाला नहीं। ठीक है, पुराने आदिकाल वाला। ठीक है, वो रामायण। इसमें राम का रोल किसने किया था? अरुण गोविंद ने किया था। इसी नाम पे वो जीत भी गए। ठीक है, बस खड़ा, जहां भी खड़ा होते थे, बोलना तो जरूरी था नहीं, बस ऐसे कर दिए। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए आपके पास एक तीर धनुष है, मान लीजिए है। ठीक है, ये फिगर ए हो गया, और अगला बार ये डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है? डॉटेड लाइन कुछ रिप्रेजेंट करता है? हाँ,
मान लीजिए कि रामायण का सीन चल रहा है, तो राम जी भी तीर चला रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ना थोड़ा एग्रेसिव होते हैं, तो ऐसे करके तीर चलाते हैं, लग रहा है कि तीर से पहले हम ही पहुंच जाए वहां। नहीं, फिल्म देखेंगे आप उसमें, अरे भाई तीर को पहुंचाना है आपको, नहीं। कुछ लोग होंगे फोन से ऐसे बात करेंगे, हाँ, और जोर जैसे बोलेंगे। अब देखो ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, तुम ध्यान रखना इस बात का। पूरा कोच पूरा आसपास का सब लोग सुन रहा है, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है। तो ये फिगर ए फिगर बी में क्या अंतर लग रहा है आपको? फिगर ए और फिगर बी में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? कुछ नजर आ रहा है? ये डॉटेड लाइन मतलब स्ट्रिंग पहले यहां था, अब नहीं है, स्ट्रिंग पीछे हो गया। यहां वाले में स्ट्रिंग वहीं पर है, ठीक है। तो फिगर ए और फिगर बी में एक मेजर डिफरेंस ये है कि यहां स्ट्रिंग स्टेज फॉर्म में नहीं है, स्ट्रेच नहीं है, लेकिन यहां स्ट्रिंग स्टेज्ड है। तो फिगर ए में जब हम एरो को रिलीज करेंगे ना, तो वो कहीं नहीं जाएगा, वहीं गिर जाएगा, गिर जाएगा। लेकिन फिगर बी में चूंकि हमने स्ट्रेच कर दिया उसको, अब उसके बाद अपने इनिशियल पोजीशन से उसको स्ट्रेच करके तब रिलीज किया है, तो आगे जाएगा। और उसके आगे जाने का मतलब उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि स्ट्रिंग को स्ट्रेच कितना किया गया है। तो स्ट्रिंग का इलास्टिसिटी क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि वो एरो का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। समझ पाए इस बात को? तो पहले शेप एंड साइज ऐसा था, कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम का ये था। सिस्टम कौन है हमारा? ये बो और एरो दोनों कंबाइंड होकर सिस्टम बना। तो सिस्टम का शेप एंड साइज कॉन्फ़िगरेशन कुछ और था। उसके बाद हमने खींचा उसको, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो शेप एंड साइज में चेंज आया, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आया। तो अब उसके पास हम ये कहेंगे कि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। अब जब सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया, क्यों हुआ? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगकर वर्क हुआ, ठीक है। जो एरो डिस्प्लेस हुआ फोर्स लगने के बाद, तो जितना डिस्प्लेस हुआ उसके करस्पॉन्डिंग उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ। अब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होने के कारण क्या हुआ कि अब वो एरो आगे तक जा सकता है। यानी उस एरो के पास फिगर ए में काइनेटिक एनर्जी नहीं था, लेकिन फिगर बी में उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गया। तो वो एनर्जी आया कहां से? वो एनर्जी आया जब स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया गया, एक्सटर्नल वर्क हुआ, सिस्टम के शेप एंड साइज या कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आया, उसके बाद सिस्टम में एनर्जी स्टोर हो गया। वो किस फॉर्म में स्टोर हुआ? पोटेंशियल एनर्जी में। और वही पोटेंशियल एनर्जी जो है जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली किसी सिस्टम के शेप एंड साइज या कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होने के कारण एग्जिस्टेंस में आता है। या तो मान लीजिए पहले से ये रेंज स्ट्रेच्ड है, तो वो रिलीज करेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगा किसी और चीज में, ठीक है। तो शेप एंड साइज में चेंजेस आया, ये छोटा सा एग्जांपल हुआ। ये एग्जांपल फर्स्ट ले सकते हैं हम लोग। एग्जांपल सेकंड ले लीजिए। एग्जांपल सेकंड की बात करते हैं। एग्जांपल सेकंड में मान लीजिए सपोज करें कि यहां पर एक मास m है जो पॉइंट A पर है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड सरफेस पे है, मास m है। अब उसको ऊपर ले जा रहे हैं धीरे धीरे, ये पॉइंट B है। मास A को हम A पॉइंट से m मास को ऊपर ले गए। A पॉइंट से B पॉइंट का हाइट मान लीजिए h है, और A से B ले जाने में जो टाइम लगा TA to B 300 साल, मतलब 300 साल में A से B कह सकते हैं आप। आपका हाइट मतलब कितना तेजी से ऊपर बढ़ गया, आपको सब चीजें छोटी छोटी नजर आने लगी। कब से हुआ ये चीज? हाँ, आप अपने हाइट को बढ़ते हुए कैलकुलेट कर पाए थे कि हाँ आज 2 सेंटीमीटर बढ़ गए हम? कॉम्प्लान बॉय। हाँ, कहने का मतलब यहां से बात को ये समझना है कि जब हम किसी बॉडी को बहुत स्लोली उसको मतलब कि एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन ले आएंगे ना, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी की बात ही नहीं होगी, क्योंकि वहां पर वेलोसिटी है ही नहीं, क्योंकि रेट ही इतना स्लो है। आपके
आपके मतलब कि हाइट बढ़ने का क्या वेलोसिटी होगा? हाइट बढ़ने का वेलोसिटी होगा कुछ, क्योंकि इतना साल लगे हाइट बढ़ने में। ठीक है, तो जब कोई चीज का चेंज बहुत स्लो हो, मतलब कोई चीज में चेंजेस स्पीड में या फिर उसके पोजीशन में चेंजेस बहुत स्लो हो, तो वहां पर हम वेलोसिटी की बात ही नहीं करेंगे, फिर नेग्लिजिबल होगा वो। तो यहां से यहां ले गए, यहां से यहां ले गए, तो जैसे जैसे ये मास ऊपर जा रहा है, मान लीजिए ग्राउंड ग्लास का है बना हुआ, और ये बॉल है आयरन का, जो फुटबॉल बोलते हैं ना, जो फेंकते हैं, कितना 10 kg का होता होगा? कितना केजी का होता है? कितना पाउंड का होता है वो? 16 पाउंड का होता है। हाँ, तुम बोल रहे हो? कभी लिए हो क्या हाथ में? हाँ, लास्ट बार कब लिए थे? पता है? हाँ, तुमको देख के लग रहा है तुमको पता होना चाहिए, लिए तो नहीं होगे तुम। शॉर्ट पुट का, हाँ, एक्स्ट्रा ऐसा आता है। ठीक। तो मान लीजिए कि वही है, 5 kg का है। अब वो ऊपर जा रहा है धीरे धीरे धीरे, यहाँ पर ग्लास पर रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर ले जा रहे हैं धीरे 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 धीरे, ऊपर गया, और बी पॉइंट पर जैसे ही हम उसको रिलीज कर दिए तो वो तेजी से नीचे आया। यहां से तो नीचे नहीं आ रहा था, ठीक, यहां ले गए तो थोड़ा धीरे से आएगा, यहां ले जाएंगे तो उससे ज्यादा स्पीड से आएगा, यहां ले जाएंगे तो उससे ज्यादा स्पीड से आएगा, यहां ले जाएंगे तो इन इन सारे डायमेंशन में सबसे ज्यादा स्पीड से आएगा। तो सबसे ज्यादा डैमेज कब कर सकता है? जब सबसे हाइट पे होगा। इसका मतलब है कि जब जब हम बॉल को ऊपर ले जा रहे हैं, इसके पास कुछ एनर्जी स्टोर हो रहा है, तभी तो वो काइनेटिक में कन्वर्ट कर पा रहा है। कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है? तो अब यहां पर हम समझेंगे इनिशियली ये सिस्टम है। इनिशियली इनिशियली सिस्टम ये है, और उसके बाद सिस्टम ये बन गया। बात कुछ समझ में आया? सिस्टम कौन है? ग्राउंड और मास दोनों कंबाइंड होकर सिस्टम बने। तो इनिशियली उनके बीच का सेपरेशन 0 था, ठीक है, उसके पास कोई एनर्जी नहीं था। लेकिन हमने क्या किया? एक्सटर्नल फोर्स, जैसे यहां एक्सटर्नल फोर्स ने क्या किया? एरो को पीछे खींचा, उसी तरह एक्सटर्नल सोर्स ने इसको ऊपर ले गया। तो इसके पास क्या, कौन सा एनर्जी इसमें स्टोर हुआ? पोटेंशियल, काइनेटिक नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत स्लो स्पीड से ले गया है, 300 साल में पहुंचाया गया उसको। मतलब एक यहां पहुंचा के चल बसा, दूसरा तीसरा। नहीं बताया मैं अपने पिता के सपनों को पूरा करूंगा। उसके पिताजी यहां तक छोड़ गए थे, इसके पिताजी ने उसने पूरा किया। जब ले रहा था उसके आंख में आंसू थे। ठीक है, फिल्म देखा है आप लोगों ने, जिसमें एक आदमी फैक्ट्री में काम कर रहा होता है, उसकी माँ खांस रही होती है झोपड़ी में खटिया पर, और वो दवाई लेके जा रहा होता है, तो कुछ गुंडे घेर लेते हैं उसको। कुछ पैसा उसके पास होता है और दवाई होता है, वो भी दवाई सीसी का होता है। ठीक है, विजय आज मैं तुम्हें नहीं ले जाना दूंगा ये दवाई, आज इतने दिनों के बाद मुझे पैसा मिला है, मैं अपने माँ के लिए दवाई ले जा रहा हूँ। तो उसमें लड़ाई झगड़ा, बारिश होता है तो लड़ाई झगड़ा होता है, आखिर ऐसे उसको मारता है तो ऐसे पकड़ता है वो, अंत में सीसी फूट जाता है, वो दुखी हो जाता है, फिर वो बदला लेना शुरू कर देता है सबसे। बोलता माँ जाए, माँ को 2 मिनट के लिए साइड कर दो, पहले बदला लेंगे। ठीक है, उस टाइप से इस हाइट पे आ गए। अब यहां से जब हम इसको रिलीज करेंगे तो इंपैक्ट देगा। इंपैक्ट फोर्स भी बताएंगे आगे जाकर। इंपैक्ट फोर्स और ग्रेजुअली इंक्रीजिंग फोर्स में डिफरेंस है। जब आपको पढ़ाएंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, और एक चैप्टर पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड जब बताएंगे तो उसमें इंपैक्ट फोर्स बताएंगे, फ्लक्चुएटिंग फोर्स बताएंगे, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग फोर्स बताएंगे, डेड फोर्स बताएंगे, जिसको लोड बोलते हैं। लोड, सिविल इंजीनियरिंग में हम लोग उसको लोड बोलते हैं। ठीक है, आप मान के चलिए इस एरिया में, ये जो भी एरिया है, इस पे 2 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि कुछ ऐसा प्रोग्राम हुआ, यहाँ 100 लोग बैठ गए, तो इस फ्लोर पर 2 लोग बैठे हैं तो उसका लोड, और 100 लोग बैठेंगे तो उसका लोड में अंतर होगा। तो ये फ्लोर को 100 लोगों का जो वजन होगा उसके लिए तैयार होना चाहिए। तो उसके लिए क्या ये अलग से कुछ व्यवस्था करता है? तो कहां से लाता है वो? जैसे ये है, 2 आदमी बैठे तो भी ऐसे ही है, 100 आदमी यहाँ आके बैठ जाए तो भी ये फ्लोर ऐसे ही रहेगा। इसका मतलब है कि इसने डेड लोड जो दिया जा रहा है उसके लिए अपने आप को डिजाइन किया है इसने मतलब जो इंजीनियर है उसने। ऐसा तो नहीं कि रुक जाइए यहाँ प्लस्तर करने दीजिए तब 100 लोग आइएगा, ऐसा है क्या? कल आप लोग वहां पर जो कर रहे थे, दरवाजा लगा के कर रहा है, आप लोग चले गए दरवाजा लगा के, हम लोग लग रहा है ना कि ये मतलब इसको पता ही नहीं कैमरा है कि नहीं।
दरवाजा लगाने से कैमरा भी खत्म हो जाता है क्या? हम लोग सब खुश थे यार, डायरेक्टर सर भी थे, हम भी थे, और एक सर भी थे, और काजल भी थी। बोल रही है कि हाँ हाँ, दरवाजा लगा के किसी को पता नहीं चलेगा सर। चलिए, तो यहां पर ये मास यहां जब नीचे रिलीज होगा तो इम्पैक्ट देगा। इम्पैक्ट क्यों देगा? क्योंकि उसके पास जैसे जैसे मास ऊपर जा रहा है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, स्टोर हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में हो रहा है? तो चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो रहा है, इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। यहाँ पर स्ट्रिंग में इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी के कारण यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप कर रहा है, इसलिए ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। और एक जो आप लोग पढ़ चुके हैं 10th क्लास में, सबको पता ही होगा, उसमें तो हमको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। अभी कुछ लोगों से पूछेंगे, इतना आसान क्वेश्चन रहेगा कि तुरंत जवाब दीजिएगा आप, मुझे पूरा यकीन है आप तुरंत जवाब दीजिएगा। दो चार्ज हैं, तो ये r डिस्टेंस पर हैं, सेम नेचर के चार्ज हैं। उत्कर्ष पांडे, सेम नेचर के चार्ज हैं, तो अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। तो मान लेते हैं ये फिक्स है, इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये फिक्स है, इसको हमने फिक्स कर दिया है। तो ये किधर जाएगा? पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, या पॉजिटिव वाई में जाएगा या नेगेटिव वाई में जाएगा? तुम भी तैयार रहो, अगला प्रश्न आपके लिए, बोलो। हाँ, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स नहीं। अरे ये चार्ज फिक्स है, ये चार्ज कहीं नहीं जाएगा। ये तो फिक्स है, वो किधर जाएगा? बी वाला पॉजिटिव एक्स में जाएगा, पॉजिटिव एक्स में जाएगा कि पॉजिटिव वाई में जाएगा? पॉजिटिव एक्स में जाएगा, ठीक। तो देखिए यहां पर सिस्टम इनिशियली ये है, और जब ये चार्ज मान लीजिए यहां पहुंच गया सी पोजीशन पर प्लस क्यू चार्ज, तो सिस्टम हमारा ये चेंज हो गया। तो सिस्टम फाइनली, तो सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आया। पहले ए और बी के बीच का सेपरेशन आर था, लेकिन ए और बी के सेपरेशन जब कुछ देर के बाद हुआ तो वो एसी हो गया। तो सेपरेशन एसी जो है ऑब्वियसली वो ए से बी का जो सेपरेशन है उससे ज्यादा होगा, यानी ए से सी का दूरी आर से ज्यादा होगा, यानी कि शेप एंड साइज या कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस आया। तो इसके पास जो एनर्जी होगा वो कौन सा एनर्जी होगा? पोटेंशियल। यदि बहुत तेजी से हुआ है तो काइनेटिक भी आ जाएगा, लेकिन इसको बी से सी को जाने में कितने साल लगेंगे? तो इसीलिए वेलोसिटी तो होगा ही नहीं, तो जो भी होगा वो किस में होगा? पोटेंशियल में, क्योंकि उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ रहा है। बात क्लियर हुआ? समझ गए? तो इसको कहेंगे कौन सा? इसको बोल लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ट्वेल्थ में जैसे ही ट्वेल्थ में इंटर करेंगे, एकदम ट्वेल्थ में जैसे ही आएंगे, पूरा नया नया कपड़ा पहन करके आएंगे, आई कार्ड वो सब लेके आएंगे, पहले यही पढ़ेंगे। यहां भी फोर्स है ना, ये चार्ज सेम नेचर के, तो रिपेल करेगा, तो इधर पॉजिटिव एक्स में फोर्स लगेगा, और फोर्स कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? कौन जवाब देगा? फोर्स जो ए जो चार्ज बी पे लगा रहा है, जिसका कारण से बी सी पे चला गया, तो वो फोर्स कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? हाँ, कांस्टेंट होगा। तुम बोलो, तुम अपना विचार व्यक्त करो। हाँ, कांस्टेंट होगा। अरे तुम बैक ठीक बाद में कर लेना, पहले बताओ। हाँ, खड़ा कर देंगे। ये सवाल बोलोगे हमसे कि क्या बोल रहे हैं, खड़ा कर देंगे, बोलिए। हाँ, आप लोग पढ़ चुके हैं? नहीं पढ़े हैं? कोई बात नहीं, यदि नहीं पढ़े हैं तो जान लीजिएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। दो मास है इसके बीच में, ये m1 और m2,
इनके बीच का सेपरेशन, तो फोर्स ये होगा। उसी तरह एकदम सिमिलरली एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहां के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो आर बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। मैग्नेट को देखें आज तक कभी? तो मैग्नेट के पास में यदि हम आयरन बॉल ले जाए, मैग्नेट यहां आयरन बॉल ले जाए, यदि दूर रहेगा तो अट्रैक्ट कर पाएगा क्या? ठीक है, फोर्स हल्का होगा लेकिन उसको डिस्प्लेस में आने के लिए सफिशिएंट नहीं होगा। नजदीक होगा तो तेजी से खींच लेगा, यानी सेपरेशन कम होने पर फोर्स एक्टिव हो जाता है, सेपरेशन बढ़ने पर फोर्स थोड़ा सा वीक हो जाता है। इसका मतलब यह है कि आर पे डिपेंड करता है, देख रहे हैं, एफ आर पे डिपेंड कर रहा है। आर बढ़ेगा तो एफ घटेगा, और आर घटेगा तो एफ, तो कांस्टेंट कहां रहा? वेरिएबल है। और जहां फोर्स वेरिएबल है, एक तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों दिखना होगा, और साथ साथ फोर्स वैरी कर रहा है। एक सप्ताह तक पता ही नहीं चलेगा कि हम कहां हैं। आ तो रहे हैं लेकिन कहां हैं। इसीलिए पूरा 11th मजबूत कर लीजिए। अभी थोड़ा सा इशारा कर रहे हैं, 11th मजबूत कर लीजिए। ये और ये वाला तो हम लोग अभी पढ़ लेंगे। ये हम लोग कब पढ़ेंगे? 12th में, स्टार्टिंग में ही, ठीक है, पहला ही दिन पढ़ेंगे ये, और पूरा धूमधाम से पढ़ेंगे, समझ गए? और कांस्टेंट मत बोल दीजिएगा गलती से। कांस्टेंट बोलिएगा तो जो भी ऑप्शन है वो चारों ऑप्शन रहेगा ही नहीं जो आपका विचार होगा। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सतर्क कर रहे हैं, थोड़ा सतर्क हो जाइए। आगे समस्याएं बढ़ेंगी। थर्मोडायनेमिक्स में तो क्या होगा पता भी नहीं चलेगा। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए क्या करना होगा? पढ़ना होगा। पढ़ाई के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यदि कोई अदर ऑप्शन है तो हमको बताइए, हम भी छोड़ छाड़ के वही काम करते हैं। चाय, चाय बेचना। देखिए, जैसे हम लोग बात करें इसमें, सबसे पहले हम बात करते हैं एक टर्म जो यूज होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अभी लिखना नहीं है, ध्यान से देखिए सर। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब, मान लीजिए कि एक मास इस पोजीशन ए पर है, फिर वो बी पोजीशन में चला गया, ए, तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एक स्टेट में भी डिफाइन हो सकता है, क्योंकि पहले एनर्जी के बारे में हम लोग कह चुके हैं। लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा कब? जब किसी सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, या तो उस पोटेंशियल एनर्जी के कारण वो वर्क करेगा, या वर्क के कारण उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। दोनों केसेस हो सकते हैं। सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी होने के कारण वर्क करे, या उस सिस्टम पे वर्क हो तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो। जैसे यहां से ये बॉल जो है, यहां से मान लीजिए ए बी पॉइंट से ए पॉइंट पे आएगा तो वो वर्क करेगा, ठीक, वर्क होगा उस पर, कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा उस पर, ठीक। और जैसे यहां नीचे से ए से हम ऊपर ले जाएंगे उसको, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट ले जाएंगे उसको, तो सिस्टम पे वर्क होगा। तो पहले केस में क्या हो रहा है, जैसे यहां से नीचे आया तो ये अपने पोटेंशियल एनर्जी जो उसके पास स्टोर है उसको रिलीज कर देगा काइनेटिक में,
और यहां से जब ऊपर ले जाएंगे तो एक्सटर्नल फोर्स क्या करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करके ए पॉइंट से बी पॉइंट पे उसको ले जाएगा। ठीक है, तो एक रिलेशन बनता है किसके बीच में, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम लोग यू से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करते हैं। कहीं कहीं हम लोग पीई लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी को शॉर्ट में। तो यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। तो ये डब्ल्यू सी क्या है, हाँ डब्ल्यू सी दैट इज वर्क डन, डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम क्यों बात कर रहे हैं इसका, क्योंकि जब मास ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ले जाया जाएगा, ठीक है, तो ऊपर में ले जाया जाएगा तो कंजर्वेटिव फोर्स तो वर्क नीचे कर रहा है ना। जैसे यहां पर mg, तो यहां पर हाइट तो जीरो है, तो यहां पर जो वर्क होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखेंगे तो यहां पर mg सिर्फ लगेगा, फोर्स लग रहा है, यहां x तो जीरो है, और क्या होता है वर्क, क्या होता है F इंटू एक्स। तो F तो हमारा mg हो गया, x जीरो है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर ले जाएंगे, मान लीजिए इस पॉइंट b पॉइंट पे ले गए और हाइट h है, तो यहां पर जब ले गए तो वर्क a से b क्या होगा, mg और इनटू h, और कॉस कितना, किसके कारण वर्क देख रहे हैं हम लोग, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण देख रहे हैं। जो एक्सटर्नल एजेंट लगाएगा फोर्स, वो फोर्स नहीं देख रहे हैं। हाँ ये बात अलग है कि एक्सटर्नल एजेंट जो फोर्स लगाएगा, क्योंकि स्पीड बहुत स्लो है, बहुत स्लो है, मतलब ए से बी जाने में काफी समय लग गया, मैंने क्या बोला था 300 साल लग गया, वो तो ऐसे ही बताना था, लेकिन काफी स्लो, बहुत स्लो है। तो जब ए से बी स्पीड काफी स्लो है, इसका मतलब यह हुआ कि जितना फोर्स ग्राउंड लगा रहा है उस पर, उतना ही वो एक्सटर्नल एजेंट लगा रहा है। ठीक है, नहीं तो यदि इस डायरेक्शन में हम देखें तो v बराबर क्या होगा, u प्लस एटी। बात को समझिए, अपवर्ड डायरेक्शन में यदि वेलोसिटी सिग्निफिकेंट है तो v सिग्निफिकेंट है, u तो जीरो है उस समय। तो अब यदि इसको हम रिलेट कर ले यहां u जीरो करके, तो यहां पर v बराबर क्या लिखेंगे 80। अब बात को समझिए, ऊपर जा रहा है, मान लीजिए स्पीड सिग्निफिकेंट है, तो स्पीड सिग्निफिकेंट है तो मतलब v जो है 80 है, इसका मतलब एक्सेलरेशन एग्जिस्टेंस में है। एक्सेलरेशन एग्जिस्टेंस में है मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है वो सफिशिएंट है, अमाउंट का डिफरेंस है। ठीक है, मान लीजिए ये जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स एक्सटर्नल एजेंट लगा रहा है, तो सिस्टम पे नेट फोर्स क्या हुआ, तो सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो हुआ। तो F बराबर एम ए, तो F जीरो बराबर एम ए, तो मास तो जीरो हो नहीं सकता है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो वेलोसिटी क्या होगा, इसीलिए बहुत स्लो प्रोसेस होगा। बात कुछ समझ में आया, इसका मतलब है कि हमें ये ध्यान में रखना है कि हमको ऐसा सिचुएशन लेना है जिसमें एक्सटर्नल एजेंट जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर ही फोर्स लगाए, जिससे कि बॉडी पे नेट फोर्स डेवलप ना करे और जिस कारण से एक्सेलरेशन एग्जिस्टेंस पे ना आ जाए। जब एक्सेलरेशन आएगा तो बॉडी का वेलोसिटी बढ़ा देगा, और चूंकि यहां पर वेलोसिटी एक्सेलरेशन जीरो होने का वेलोसिटी जीरो है, तो जो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है वही फाइनल भी रह गया। समझ गए, v बराबर u प्लस एटी, जब a जीरो हो गया तो v बराबर u, और u क्या है जीरो, तो v क्या है, इसलिए फाइनली पूरा ऊपर से नीचे तक में वेलोसिटी काउंट हुआ ही नहीं। समझ पाए इस बात के डेप्थ को, तो हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। बस अंतर किस बात का है कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस वाई कैप में लग रहा है, जे कैप में लग रहा है, और जो एक्सटर्नल फोर्स है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस में लग रहा है, तो उसके कारण वर्क पॉजिटिव और इसके कारण वर्क नेगेटिव। अब दोनों को जोड़ेंगे तो नेट वर्क जीरो। ठीक है, अब यहां पे आइए, तो यहां पर ये हुआ, इसको आगे हम लोग देखें तो यहां क्या लिखेंगे mgh माइनस वन, तो फाइनली क्या हो गया माइनस mgh। ये वर्क डन किसका है कारण है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स।
ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और यही क्या होगा, अब इसी में हम क्या लिखेंगे, W A से B बराबर प्लस mgh, ये होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपोजिट टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अपोजिट टू ग्रेविटेशनल फोर्स सेम होगा, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं ये टर्म का, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का, तो इसको बढ़िया से लिखेंगे, डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस WC। ये ध्यान में रखिएगा, यहां पर हमको वही वर्क लेना है जो कि कंजर्वेटिव फोर्स के कारण आएगा, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव के कारण नहीं लेना है। इसका मतलब यह है कि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है या नहीं है हमको नहीं पता, लेकिन ये तो पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, हम लोग प्रूव भी किए हैं इसको। इसलिए हम लोग क्या लेंगे, जो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो यहां पर U फाइनल माइनस U इनिशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब तो यही हुआ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या था, K फाइनल माइनस K इनिशियल। उसी तरह चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब U फाइनल माइनस इनिशियल बराबर माइनस WC। तो यहां UF की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, UB माइनस UA, क्योंकि जो मास है A पॉइंट से चला B पॉइंट पे गया, तो फाइनल पोजीशन उसका B हो गया, A उसका इनिशियल पोजीशन हुआ, बराबर क्या माइनस, और यहां पर क्या है वर्क डन, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स। तो फाइनली UB माइनस UA बराबर माइनस ऑफ माइनस mgh। तो यहां से ये जो रिलेशन आया, ये वर्क और पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी रिलेट कर लीजिएगा। और अब आप समय आ गया कि शॉर्ट नोट्स बनाइए, जो जो चैप्टर्स कंप्लीट हो गया उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए। और शॉर्ट नोट्स में खासकर हम जो फिजिक्स में बता रहे हैं, जो जो टॉपिक्स में मैंने राउंड अप किया है फार्मूला को, वो फार्मूला और उसके कंसर्न में जो भी डायग्राम है वो आपके शॉर्ट नोट्स पे आने चाहिए। 2 से 3 पेज में आपका एक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स कंप्लीट होना चाहिए। जैसे वेक्टर का 2 पेज में, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन का 2 पेज में, मैक्सिमम 3 पेज, मोशन इन प्लेन का मैक्सिमम 3 पेज में जा सकता है। वो सिनॉप्सिस बोलते हैं उसको, या शॉर्ट नोट्स बोलते हैं। वो समरी होगा, जो आपने पूरा पढ़ा है उस चैप्टर का समरी होगा। समरी किस बात पे डिपेंड करता है, मान लीजिए एक चैप्टर आपने पढ़ा मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, उस आप एनसीईआरटी बुक खोलेंगे देखेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, क्योंकि एनटीए जो है वो पूरी तरह से एनसीईआरटी को फॉलो करता है। आप एनसीईआरटी को बेहतर ढंग से कर जाइएगा, जो हम बता रहे हैं, जो मॉड्यूल दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप बना जाइएगा, 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जेईई मेंस में मोर देन 150 मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। और जो हम बोले हैं वो आपको मिल जाएगा। तो आप ये समझिए कि आपको ये दिखना है कि जो आपने पढ़ा, मान लीजिए मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, तो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में मान लीजिए कि 9 टॉपिक्स हैं, उसमें रहेगा, यदि वो सेकंड चैप्टर है तो 2.1 लिखेगा, 2.2 लिखेगा, एनसीईआरटी में से दिखेगा आपको, ठीक है। तो मान लीजिए कि उसमें 9 टॉपिक हैं और सेकंड नंबर चैप्टर है, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, तो 2.1, 2.2 इस तरह से टॉपिक्स कवर किए गए हैं। तो उसी तरह आपको अपने शॉर्ट नोट्स में जैसे जैसे हमने टॉपिक कवर किया है उसके अकॉर्डिंग उसको टॉपिक का नाम देना है, और शॉर्ट नोट्स में उस टॉपिक के बारे में जो जो आपको लगता है कि हाँ ये इंफॉर्मेशन मेरे आगे क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा, वो डायग्राम हो, ग्राफ हो, फॉर्मूला हो, या इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट हो, उसको आप उसमें मेंशन कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए और टेस्ट दीजिए। क्योंकि आगे जाकर के जब फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाएगा तो आपका जब सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा तो फर्स्ट पार्ट से पूरा का पूरा कंप्लीट आपको ग्रेविटेशन तक का एक साथ क्वेश्चन आएगा, ताकि वो टॉपिक्स आप भूले नहीं, वो रिवीजन में रहे, समझ गए। उस तरह से टेस्ट सीरीज तैयार हो जाता है, तो वो आपको फिर देना होगा, उसे आपका पिछला टॉपिक्स भूलेंगे नहीं, आगे वाला टॉपिक्स भी चलता रहेगा, समझ गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट किसके बीच में रिलेशन दिखा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन। हम पहले ही बताए हैं कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस तभी आएगा जो वर्क होगा। आप खुद फील देखिए कि फील करेंगे कि यदि मान लीजिए वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स 0 है, तो डेल्टा यू क्या हो गया, 0, यानी कि यू फाइनल बराबर यू इनिशियल। इसका मतलब है कि सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज ही नहीं आया।
जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी था वही फाइनल रह गया, यानी उसके कंफिगरेशन में कोई चेंजेस नहीं आया। समझ गए? तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है, इसको रिलेट करना है, इसको लिख लीजिए। उसके बाद फिर हम आगे पूरा पूरा एक डेरिवेशन में आते हैं। इसको लिख लीजिए। एक पॉइंट और छूट गया, लिख देते हैं यहां पर। यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? जूल। यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जूल होगा। एंड इट कैन बी, इट कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब चेंज ही नहीं करे, मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव हो सकता है। हमको लग रहा है विशाल अब नहीं आएगा। हा? क्या मैं कह सकता हूं कि अब वो हमारे बीच गलत मत समझना, हम लोग के बीच है वो नहीं ना। वो एक मिशन पे था, एक मिशन उसका कंप्लीट हो गया, मिस्टर फ्रेशर निकल लिया वो। उसको यदि उससे बात हो तो कहना, ये तो मंडे को 2 मिनट के लिए हम लोग खड़ा होकर 2 मिनट के लिए, फोटो तो उसका है ही हमारे पास, उसको बड़ा करके फ्रेम करवा देना है। माला तो आप लोग ले ही आएंगे, आप लोग भी दोस्त हैं क्या? अगरबत्ती मेरे तरफ से रहेगा। हा? और म्यूजिक सिस्टम भी है, उस पर बजेगा, क्या लेके आए थे जो क्या लेके जाओगे, उसी से वो पहुंच जाएगा। क्या? जिन लोगों को कंफ्यूजन लगे कि कॉस 180 क्यों हुआ है, वो अपने कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है, कि क्यों हुआ कॉस 180। उससे ये पता चल जाएगा किसके कारण वर्क हुआ है।
कल जो फोटो आया है उसमें ध्यान दिए एक चीज, गर्ल्स लोग ने आई कार्ड पहना है, बॉयज ने आई कार्ड नहीं पहना है। तो मेरी वाइफ पूछ रही है क्या आपने सिर्फ गर्ल्स को आई कार्ड दिया है? मेरे आंख में आंसू आ रहे हैं। और आंख में आंसू, और जो खून है वो खौल रहा था। मतलब ये लोग ऐसे चिढ़ा रहे ना, मास्टर तुमने आई कार्ड दिया ना, एन वक्त पे उतार देंगे। ठीक है, बाहर के लोगों को क्या लगेगा कि इंस्टीट्यूट में पार्शलिटी होती है, सिर्फ गर्ल्स को आई कार्ड दिया गया, बॉयज को दिया ही नहीं गया। एक भी लड़के ने नहीं पहना था, तो पहने हुए थे। चलिए अब आते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उससे हम लोग डेराइव करेंगे फॉर्मूला, और उसी को हम लोग आगे यूज करेंगे। मेनली हम लोग को तीन तरह के पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने हैं, पूरा दिखाएंगे भी। पहला, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग ग्रेविटेशनल, दूसरा इलास्टिक, और जो थर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो हम लोग 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन दोनों चैप्टर बहुत ही कॉमन है, बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। ठीक है, यदि आप कहेंगे तो दोनों को एक साथ पढ़ा देंगे, और यदि आप नहीं कहेंगे कि नहीं सर ये गलत हो रहा है, तो ग्रेविटेशन को अभी ही पढ़ा देंगे। नहीं समझे? जैसे वर्क पावर एनर्जी चल रहा है ना, उसके बाद हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेशन में आ जाएंगे, उसके बाद ग्रेविटेशन होगा। तो पहला पार्ट जो है 11th का, जो पहला एनसीईआरटी बुक है, पार्ट 1 समाप्त हो जाएगा। उसका सेकंड पार्ट में आएंगे, वो बहुत बड़ा नहीं है, मैक्सिमम 1.5 से 2 महीना में वो खत्म हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट में जो है, वहां से हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, फ्लूइड, थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक एनर्जी। एक जो मेजर चैप्टर है जो आपका सबसे ज्यादा समय लेगा, वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको ऑसिलेशन बोलते हैं एनसीईआरटी बुक में, वो समय लेगा। तो अभी ग्रेविटेशन पढ़ना चाहें तो अभी पढ़ सकते हैं, मतलब रोटेशन के बाद, नहीं तो फिर आप 12th में साथ में पढ़ सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है, आप जैसा बोलेंगे वो। इसके लिए फीडबैक फॉर्म दिया जाएगा, फीडबैक फॉर्म। ठीक है, तो भरे हो कि नहीं आज तक? भरे ही नहीं हो आज तक फीडबैक फॉर्म? हाँ, क्या बोले? यहाँ नहीं भरे हो? उन लोगों को पूछो। एक क्या तो बोल रहा है, हाँ एक बोल रहा है कि ड्रेस और ये आई कार्ड वगैरह सब, ये सब का लोचा ही नहीं होना चाहिए। कौन तो है? कहीं जा नहीं पाते हैं, कहीं घूम नहीं पाते हैं, ऐसा लिखा है उसमें। हेडिंग दीजिए, हेडिंग दीजिए नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तीन पोटेंशियल एनर्जी में पहला है ये। सिस्टम लेना आपको बता चुके हैं, तो यहां पर भी सारा कहानी सिस्टम का है। सिस्टम आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए।
और सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज को आप फील करेंगे, तभी आप एग्जैक्ट इक्वेशन लिख पाएंगे। ठीक है, हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब सब लोग ध्यान से देखिए, जो हमने पहले पढ़ा है उसी को यूज करते हुए हम डेराइव करेंगे एक्सप्रेशन। अभी 10 मिनट ध्यान से सिर्फ देखिएगा, लिखना कुछ नहीं है। मान लीजिए ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल है और यहां पर एक बॉल जिसका मास m है, ये पोजीशन A पर है, ये उसका इनिशियल पोजीशन है। तो इनिशियल पोजीशन है। अब इस बॉल को ऊपर डिस्प्लेस किया गया और यहां पर लाया गया A, और ये पोजीशन B डिस्प्लेस किया गया, ये हाइट को h1 कह रहे हैं हम लोग। तो ये इनिशियल पोजीशन है और ये उसका फाइनल पोजीशन है। ठीक है, फाइनल पोजीशन है, ए पोजीशन, फाइनल पोजीशन, h1 उसका हाइट हो गया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम ए टू बी, ए से बी ही चेंज हुआ है ना, ए पे था बी पे चला गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू सी, लिखेंगे हम लोग, अभी किए भी हैं। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू माइनस, और चूंकि ग्रेविटेशन जो हमारा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, तो हम जो एनर्जी निकालेंगे या वर्क निकालेंगे वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होगा, और वो mg इंटू h1 इंटू कॉस कितना 180 होगा। तो ये u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू माइनस mg(h1) माइनस 1, ब्रैकेट में ऐसे दे सकते हैं हम लोग। तो फाइनली ये ub होगा माइनस ua बराबर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस mg(h1) होगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। तो इसको हम लोग इस तरह से अरेंज करके लिखें तो क्या है, इसको हम कह सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड द पोटेंशियल एनर्जी एट द रेफरेंस पॉइंट और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। बात को ध्यान से समझ रहे हैं, मतलब यदि हमको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो इनिशियल और फाइनल के बीच का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। वो इस बात पर डिपेंड करता ही नहीं है कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या रहा होगा या फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या रहा होगा। यदि हमको चेंज निकालना है तो वो सिर्फ किस बात पर डिपेंड कर रहा है कि वर्क डन क्या हुआ उस ड्यूरेशन में, उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, लेकिन यदि हमको पता करना हो पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट, इफ वी वांट टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट मतलब पोजीशन, किसी पोजीशन पे हमको पता करना है, तो हम यहां पर ub ले रहे हैं। ub इज इक्वल टू क्या होगा, ua प्लस mg(h1). इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी जो होगा वो ए पे जितना है उसमें हम कितना एनर्जी ऐड कर देंगे, mgh। इतना एनर्जी ऐड करेंगे तो हमको बी का पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। इसका एक और मीनिंग है कि यदि रेफरेंस लेवल से हम ऊपर जा रहे हैं, रेफरेंस लेवल से ऊपर जा रहे हैं, तो रेफरेंस लेवल से ऊपर जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा। हम अभी करके देखेंगे, नेगेटिव भी आएगा। रेफरेंस लेवल से ऊपर जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जो आएगा ऊपर जाने पे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगा। आप खुद सोचिए कि मान लीजिए कि
ब्लॉक यहां कहीं रहा होता, यहां से यहां लाए होते, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कम होता क्योंकि हाइट कम था। तो आप यहां पर ये देखिए, इसको इसी को ज्यादा ऑब्जर्व कीजिए, अच्छा समझ में आएगा। यूबी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, और वो फिक्स होगा। मान लीजिए 10 जूल है तो 10 जूल यहां रहा होगा। अब उसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हाइट बढ़ेगा, तो ये वाला जो पैरामीटर है वो बढ़ेगा, और ये जितना इसमें ऐड होता जाएगा पोटेंशियल एनर्जी राइज करता जाएगा। इसका मतलब है इस पोजीशन पे 10 जूल एनर्जी था, जैसे जैसे ऊपर गए, मान लो यहां आ गए, ये सी पोजीशन है, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल से ज्यादा होगा, उसके बाद यहां और ज्यादा होगा, और यहां पर चूंकि हाइट मैक्सिमम ले ली तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा, और इसी एनर्जी को हम आगे कन्वर्ट करके देखेंगे। तो हम यहां पर अभी ये लिख सकते हैं, इफ वांट टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट और पोजीशन, तो हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, एंड हम कह सकते हैं एंड पोटेंशियल एनर्जी above the reference level always be positive। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अभी हम यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में एक रेफरेंस लेवल ले रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, या रेफरेंस पोजीशन ले रहे हैं। हम लोग जब इसमें आएंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि इसी चैप्टर में पढ़ना है, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आएंगे, उसमें भी एक रेफरेंस पॉइंट, पोजीशन या लेवल लेंगे हम। ठीक है, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको रेफरेंस नहीं पता चलेगा, वहां आपको एक रेफरेंस डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, आपको डायरेक्ट, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, एक सेकंड के लिए आप सोचें कि पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, दैट इज यू ए, 0 है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट निकाल रहे हैं ना, आप डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी निकाल रहे हैं, और उसी को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी कह रहे हैं। क्या हुआ, मैसेज आया? तो ऐसे नहीं करना है। ठीक है, या तो मैसेज जो आया वो जनरल होगा या तो पर्सनल होगा। जनरल आप बता सकते हैं, पर्सनल तो हम घूस के पूछ लेंगे। ठीक है, आइए यहां पर, तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि रेफरेंस लेवल पर आपको पोटेंशियल एनर्जी 0 मानना है। ठीक है, रेफरेंस लेवल पर पोटेंशियल एनर्जी बाय डिफॉल्ट 0 मानना है। तो आप ये जनरल कंडीशन लेके आए हैं, जब हमको नहीं पता कि वहां इनिशियल पोजीशन पर क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी, तब ये सिचुएशन है। और जब हम मानेंगे कि 0 है तब तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। वहां पर आपको कंफ्यूजन इस बात का होगा कि हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं या हम पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट निकाल रहे हैं, इसलिए आपको रेफरेंस लेवल का ध्यान रखना है। ठीक है, ऑलवेज भी 0। और यदि हम मान लें थोड़ी देर के लिए, इफ वी एज्यूम पोटेंशियल एनर्जी एट रेफरेंस लेवल, पोटेंशियल एनर्जी एट रेफरेंस लेवल इज 0, तो हम क्या लिख सकते हैं, यू बी इज इक्वल टू एम जी एच 1, ऐसा लिख सकते हैं क्या? ये कब होगा, जब हम रेफरेंस लेवल पर पोटेंशियल एनर्जी क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। तो हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, लेकिन लगेगा आपको कि उस पोजीशन पे निकाला जा रहा है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन, क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहां भी ये वाला क्लियर। अब यहां से ध्यान दीजिए 2 मिनट के लिए। अब हम लोग थोड़ा सा नीचे आ रहे हैं, रेफरेंस लेवल से नीचे। मान लीजिए ये पोजीशन, ठीक है, ये पोजीशन है, ए है और ये पोजीशन बी है। ठीक है, तो ये h हाइट h2 है, मतलब रेफरेंस लेवल से नीचे कितना गया है। जैसे ग्राउंड से ऊपर भी कुछ होता है, ग्राउंड से नीचे भी कुछ होता है। जैसे इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन या किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है तो पहले ग्राउंड के नीचे काम किया जाता है, तो वो ग्राउंड के नीचे का हो गया। ग्राउंड के ऊपर भी कंस्ट्रक्शन होता है, अभी जैसे यहाँ काम हो रहा है तो ग्राउंड के नीचे हो रहा है, तो ग्राउंड के नीचे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो ब्लॉक जो मास है वो नीचे गया ए पॉइंट से बी, तो रेफरेंस लेवल यहां अभी भी ए ही है, और ये पॉइंट को हम सी मान लेते हैं, बी नहीं मानेंगे, सी मान लेते हैं। तो ये हाइट h2 हो गया। अब इसके लिए हम लोग देखें, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम ए टू सी के लिए,
तो डेल्टा यू बराबर माइनस डब्ल्यू सी। डेल्टा यू मतलब यू सी माइनस यू ए, लिख सकते हैं ना, यू सी फाइनल है, बराबर माइनस यहां हो जाएगा एम जी एच टू। एम जी एच टू तो हो गया, कॉस कितना, आपको यह ध्यान दे रखना है कि जो ये मास है नीचे जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव वाई में है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो नेगेटिव वाई में या पॉजिटिव वाई में लग रहा है, नेगेटिव वाई में। तो फोर्स भी नेगेटिव वाई में और डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव वाई में, तो थीटा कितना होगा, जीरो हो जाएगा। तो कॉस जीरो करेंगे यहां, तो यहां यूसी माइनस यू ए बराबर माइनस, और ये तो ये प्लस हो गया, तो यहां आ जाएगा माइनस एम जी एच टू। इसका मतलब यहां पर हमको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव मिलेगा, ठीक, दैट इज हियर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव। क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक। और इसको और एक लेवल पे एलोबरेट करें तो यूसी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू ए माइनस एम जी एच टू। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, घटेगा। थोड़ा देर के लिए फील करिए, यूए मान लेते हैं 10 है, ठीक है, और हाइट मान लीजिए कुछ है, तो 10 जूल माइनस 5 जूल, और हाइट नीचे गए तो 10 जूल माइनस 6 जूल, और नीचे गए एक ऐसा समय आएगा 10 जूल माइनस 10 जूल, पोटेंशियल एनर्जी वहां जीरो हो जाएगा जाकर, ठीक है। उस पॉइंट पर वो पॉइंट डी रहा होगा मान लीजिए, और उससे भी और नीचे गए तो ये तो जीरो, ये तो 10 है, ये 12 हो गया, तो माइनस 2 जूल। समझ पा रहे हैं? तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा, जैसे रेफरेंस लेवल के ऊपर आ जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहां पर इसको एज वी मूव बिलो द रेफरेंस लेवल, पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव, ठीक है। और यहां पर भी हम क्या मानेंगे, रेफरेंस लेवल को जीरो मानेंगे। तो आप यहां से सीधे जैसे जैसे नीचे जाएंगे नेगेटिव होता जाएगा, और नीचे जाएंगे और नेगेटिव होगा। मतलब नेगेटिव हम बोले थे ना कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकता है, तो नेगेटिव होगा, मैग्नीट्यूड वाइज नेगेटिव होगा, नहीं समझे, सॉरी, मतलब नीचे जाएंगे तो उसका मैग्नीट्यूड तो बढ़ेगा, डायरेक्शन नेगेटिव नेगेटिव हो रहा है। नेगेटिव मतलब कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी डायरेक्शन में बॉडी का मोशन हो रहा है, रेफरेंस लेवल के नीचे। समझ पाए?
अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे एक दो, और उसके बाद स्टार्ट होगा, यानी कि जो भी सेकंड क्लास होगा उसमें वर्क पावर, ये वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वर्क एनर्जी थ्योरम। अभी आपको यहाँ एक रिलेशन नजर आ रहा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का, उसी तरह वहां पर नजर आएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, हाँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का वर्क के साथ, और फाइनली फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एनर्जी। ठीक है, तो 12 साल तक इंजीनियरिंग करते करते तब आपको लगेगा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रोजेक्टर एक लगाना है, लग जाए तो काम हो जाए। मेरा कहना है प्रोजेक्टर, मनीष का कहना है टीवी। उतना बड़ा एक टीवी यहाँ लग जाए, हाँ, यहाँ लगेगा तो पढ़ेंगे कहाँ। स्मार्ट बोर्ड अभी नहीं, स्मार्ट बोर्ड की समस्या ये है कि आंख को पूरा डैमेज कर देगा। आप जैसे 5 घंटा बोर्ड को देख के पढ़ रहे हैं ना, लगभग 4.5 घंटा हो ही जा रहा है। स्मार्ट बोर्ड को देखिएगा तो सबके आंख पे चश्मा टंग जाएगा, जो अभी का फीडबैक आ रहा है इतने सालों। इसीलिए बहुत बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज है, वहां वहां पर स्मार्ट बोर्ड नहीं, प्रोजेक्टर यूज होता है। समझ गए? देख रहे हैं आजकल के बच्चे, मतलब ठीक से बैठा भी नहीं है, लेटा हुआ है। 6 महीने के बाद ना बैठेगा, वो लेटे हुए में ऐसे ऐसे कर रहा है। बहुत दिक्कत है। मेरा एक दोस्त है, इस फसाने वाला हॉस्पिटल में था पहले, वो आंख का ही डॉक्टर है। वो बोल रहा है अभी हम लोग का धंधा सबसे बढ़िया चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, कोई 5th स्टैंडर्ड का बच्चा है, कोई 4th स्टैंडर्ड का बच्चा है। आप लोग की क्या राय है? स्मार्ट बोर्ड होना चाहिए या प्रोजेक्टर होना चाहिए या टीवी होना चाहिए? ये एंड्रॉइड बेस्ड टीवी रहेगा, स्मार्ट टीवी होगा। वो टीवी बड़ा होगा, 56 इंच का होगा। क्या होगा उस पर? उसमें फिल्म दिखाना, जो आप तुम बोलोगे स्टार्ट कर देंगे। जैसा तुमको लगता है, तुमको देख के हमको ऐसा लगता है तुम्हारा फेवरेट फिल्म होगा साजन चले ससुराल। गुस्सा नहीं ना रहे हो? मेरा कहना है कि जीवन भर काम तो करना ही है, आराम से कीजिए, रिलैक्स होकर कीजिए। एक दो पॉइंट लिख लीजिए, तो छूट रहा है, यहां लिखा देते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, change in potential energy is independent of reference level. Change in potential energy is independent of reference level. Independent of reference level. That is change in potential energy
does not depend on initial point, that is, बाकी तुम लिख लियो ना, सब स्लो हैं, that is change in potential energy does not depend, change in potential energy does not depend on reference level, sorry, on initial point, on initial point. अगले पॉइंट में लिखिए, पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट, potential energy at a point depends on, potential energy at a point depends on reference level or initial potential energy, depends on reference level or initial position, reference level or initial position, initial position. क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, या फिर लिख लीजिए डेल्टा यू फॉर ए टू बी। मतलब क्या कर रहे हैं, मास को हम कहां से कहां ले जा रहे हैं, मास को डिस्प्लेस किया जा रहा है ए से बी के लिए, तो आपको बताना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। आप इसको रेफरेंस लेवल ले सकते हैं ना, और 2 मिनट देखिए यहां पर, 2 मिनट, इसको हम लोग रेफरेंस लेवल या फिर ग्राउंड लेवल ले सकते हैं इसको, ठीक है। यहां पर जो भी पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम यू ए को क्या कह सकते हैं, 0 कह सकते हैं, ठीक है। अब वर्क जो होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण देखना है, क्योंकि डेल्टा यू बराबर क्या है, बराबर माइनस डब्ल्यू सी है ना, तो यू बी माइनस यू ए बराबर माइनस वर्क डन यानी एम जी इंटू हाइट कितना होगा, यहां पर हम ये 5 सेंटीमीटर लेंगे या फिर 4 सेंटीमीटर लेंगे या 3 सेंटीमीटर लेंगे, कौन सा लेंगे इसमें, देखिए पास तो वो ये ट्रेवल किया है 5 सेंटीमीटर वाला, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी का प्रॉपर्टी क्या है, देखिए mg तो उसका फोर्स हो गया ना, अब हमको लेंथ लेना है कि कितना डिस्प्लेस हुआ बॉडी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या a से b होगा, मतलब 5 सेंटीमीटर होगा या 4 सेंटीमीटर होगा, 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक। तो यहां पर 4 इंटू 10⁻², ये तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। और यदि हम ये वाला लेंथ ये लेते तो हम एंगल लेते, बात समझ पा रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं, ये एंगल कितना होगा, ये 53 डिग्री होगा, तो हम इधर फोर्स दिखाते और इधर डिस्प्लेसमेंट दिखाते तो एंगल लेते, लेकिन जब हमने डिस्प्लेसमेंट ही वर्टिकली अपवर्ड ले लिया है यानी कि पॉजिटिव वाई में लिया है, तो एंगल कितना होगा, 180 होगा। समझ पाए इस बात को, तो cos 180 इधर वैल्यू हो गया, तो माइनस यहां पर क्या होगा, यह माइनस माइनस फिर से प्लस होगा, और यहां एम कितना है 10, और जी का वैल्यू 10 लेंगे तो मान लीजिए 4 इंटू 10⁻², तो फाइनली कितना आया, ये तो कैंसिल हो गया,
तो बड़ा बचा कितना, 4 4 आप क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। और यहां यूबी माइनस यूए पूछ रहा था, इसलिए 4 जूल। और मान लीजिए यूबी पूछता तो हम क्या लिखते हैं, हाँ यूबी पूछेंगे तो 4 जूल लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यूए क्या है, हाँ हम लोग यूए को 0 मानेंगे, तो यूबी बराबर, कंप्लीट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्लास में सब लोग मॉड्यूल लेके आइएगा और क्वेश्चंस करके फिर हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में आ जाएंगे।